नमस्कार, आप देख रहे हैं शतरंज और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए आज अपने घटक दलों की एक बैठक की मेजबानी कर रही है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों के एकजुट होने के बीच बीजेपी की ओर से बुलाई गई ये बैठक सत्तारूढ़ गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही है। नई दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ नए सहयोगी दल भी शामिल होंगे। सत्तारूढ़ पार्टी ने हाल के दिनों में नए दलों को साथ लेने और गठबंधन छोड़कर जा चुके पुराने सहयोगियों को वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। लंबे अरसे बाद हो रही एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी ने विपक्षी एकता मीटिंग पर तंज कसते हुए कहा कि 2024 के लिए देश के लोगों ने हमारी सरकार वापस लाने का मन बना लिया है। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं, जिन्हें देखकर मुझे एक कविता याद आती है और मैं कोट करती हूँ। गायत कुछ है, हाल कुछ है, लेवल कुछ है, माल कुछ है। और ये कविता 2024 के लिए 26 होने वाले दलों पर फिट बैठती है। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर एक तरफ जो है विपक्षी दल एकजुट होकर बेंगलुरु में बैठक कर रहे हैं, तो वहीं इसी के जवाब में एनडीए ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें तमाम जो दल हैं उनको साथ लाने की कोशिश की जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी हरीश श्रीवास्तव जी। एनडीए की बैठक उसी समय क्यों जब कांग्रेस यानी कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो बेंगलुरु में एकजुट हैं? हरीश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? भारतीय जनता पार्टी अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ आगामी 2024 की जो रीति नीति है, जो एजेंडा है, जिस पे हम काम करना है, उसको लेकर के चर्चा के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक बुलाई है और 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। तो ये तो पार्टी की एक जो रूटीन, जो हमारे एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो रूटीन बैठक है वो है।
ठीक है। राज शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बैठक को? आप लोग तो एकजुटता की मिसाल दे ही रहे हैं बेंगलुरु में, लेकिन उसी समय पर एनडीए भी जो है मीटिंग कर रहा है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? मैं तो इसे डायरेक्ट कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह देश को चलाने के लिए फेल हुई है और उस फेल होने को ही दर्शा रहा है इनके आपस में जुटना। कहा अभी अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने एक बार भाषण दिया था लोकसभा में कि एक अकेला सब पे भारी। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, सबको बुला रहे हैं बारी बारी, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? तो ये अपने आप में हार मान चुके हैं। इनको ये सब पता चुका है कि जनता हमें अब हमारे से मोह भंग हो चुकी है। जनता से जो हमने झूठ बोला था, जनता को जो हमने धर्म के नाम पे लड़ाया था, वो अब जनता समझ चुकी है कि अगर देश चलेगा तो सिर्फ धर्म से नहीं चलेगा, देश चलेगा तो शिक्षा से चलेगा, रोजगार से चलेगा, और यहाँ का भारत का जब हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होने लगेगा उससे देश चलेगा, ना कि सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ने से चलेगा। इसलिए अब प्रधानमंत्री जी हताश हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी जान चुके हैं कि उनका जो मेन धंधा है आरएसएस के द्वारा, वो भी समझ चुके हैं कि मोदी जी फेल हो चुके हैं देश को चलाने के लिए। उन्होंने भी कह दिया है कि ये हो सकता है कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी ना हो, इसलिए नरेंद्र मोदी एक ये खेल खेल रहे हैं और डर के मारे खेल खेल रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज अच्छी तरह पता है कि उन्हीं की पार्टी में लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो जिस तरह हिटलर साई से प्रधानमंत्री का अपना कार्यालय चलाते हैं, वो किसी को, परायों को तो छोड़िए, अपने लोगों को भी पसंद नहीं आता है। और वैसे तो मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, श्रीवास्तव जी बैठे हैं, मैंने इन 9 सालों में प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री की तरह कार्य करते नहीं देखा है। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह कार्य करते रहे और वास्को डी गामा की तरह घूमते रहे, कपड़े बदलते रहे और दूसरों को गाली देते रहे, और इसके सिवा उन्होंने कोई काम नहीं किया। मेरा ये मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी 9 साल से सरकार में है तो इसको क्या डर है? बिल्कुल। ये क्यों जा रहे हैं कि 38 दल हैं? मैं कहता हूं 38 दल नहीं है इनके पास, इनके पास तो 2 दल और भी हैं जो सब काम कर रहे हैं इनका। उन 2 दल को भी तो नाम लिया करें। अगर नड्डा साहब ने कहा कि 38 दल हमारे पास आए हैं, तो वो 2 दल हाइड है, छिपे हुए हैं वो 2 दल। उनको भारतीय जनता पार्टी समय समय पे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, सुन रहा हूँ जी। आपने जिस तरीके से कहा ये रूटीन बैठक है जो एनडीए की हो रही है, मॉनसून सत्र आने वाला है, उसके मद्देनजर भी ये बैठक है, लेकिन कैसे मान लिया जाए सर कि रूटीन है? लास्ट आप लोगों की बैठक कब हुई थी, अगर आप बताएं, आपको याद हो तो एनडीए की बैठक कब हुई थी और आज ही का दिन क्यों तय किया गया? ये कोई हम किसी से पूछ करके बैठक तय करेंगे क्या? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस से पूछ करके अपनी बैठक तय करेंगे क्या? हम तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में पार्टी की संगठना पर बैठ के चर्चाएं, कार्यक्रम, अभियान चलते रहते हैं। लेकिन आप लोग तो कहते थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विपक्ष आ जाए टिकेगा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने, अलायंस के सामने। लेकिन अब क्या हो गया सर? अब हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर फर्क पड़ रहा है? हम तो जानते हैं। लेकिन जो मीटिंग्स आप लोग ले रहे हैं, एक बार फिर अपने पुराने दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दल आपको छोड़ के चले गए हैं उनको भी वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या है? कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो हमारे साथ आ रहे हैं वो हमने उनको साथ लिया है। जो छोड़ के गए थे वो फिर आए वापस, हमने किसी को बुलाया नहीं। स्वेच्छा जो भारतीय जनता पार्टी की नीति मत को भाग जाएंगे, सहमत है, ऐसे कहेंगे तो वो दल भाग जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी माननीय अटल जी के नेतृत्व में अगर गठबंधन की सक्सेसफुल सरकार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में किसी चलाई तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने गठबंधन की सबसे सक्सेसफुल सरकार चलाई। तो एनडीए को गठबंधन सरकार चलाने के लिए किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। एनडीए अपनी बैठक कब करेगा? सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कविता कही जो उन्होंने कहा वो अवधी भाषा में थी, उन्होंने ट्रांसलेट उसको किया कि गाना कुछ और है आप और मतलब उसका कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ है, लेबल किसी और का लगाया जा रहा है। क्या यहाँ पर मतलब है इसका? वन मैन शो हम अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐसे ऐसे लोग भी जीत कर आए हैं सत्ता में जो क्वालिफाइड नहीं है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्हें कहीं ना कहीं फेवर मिला है या फिर उनका फायदा मिला है। तो अगर कांग्रेस और विपक्षी दल ऐसा करते तो क्या गलत है?
देखिए, नेतृत्व का फायदा हम्म, तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है आज उसकी देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्वीकार्यता है और देश का जन जन जिसको प्यार करता है तो निश्चित रूप से उसके साथ खड़े होने वाले लोगों को उसका लाभ मिला। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, आप मुझे बताइए, वही घोटालेबाज, लालू का कुनबा, वंशवादी परिवारवादी सैफई कुनबा। आप ये बताइए, ये जो नीतीश बाबू को आप ले लीजिए कि जिस तरह से वो जंगल राज से किसी तरह से बिहार मुक्त हुआ था, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ पुनः उसी जंगल राज में वापस चले गए। केरल का हाल आप देखिए, कम्युनिस्टों ने क्या हाल करके रखा है। अब जहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट आमने सामने लड़ते हैं वो उनको अपने साथ बुलाए हैं, जहां ममता दीदी के साथ आमने सामने लड़ते बने। आज तो लोकतंत्र के लिए पश्चिम बंगाल कलंक हो गया है। जिस तरह से राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ गलबहियां कांग्रेस डाल रही है। और ये लोकतंत्र की बात करती है, मणिपुर के लिए कुछ लोकतंत्र की सबसे ज्यादा हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने आपातकाल लगा करके नागरिकों के मूल अधिकार को ही सस्पेंड कर दिया था, वो आज लोकतंत्र की बात करती है कि वो 100 बिल्ली चूहे खा के बिल्ली चली हज को वाली बात हो रही, कहानी हो रही है। तो ये तो सबके सामने स्पष्ट है। श्रीवास्तव जी से एक बात कहना चाह रहा हूँ, फिर मैं सोचूंगा कि अगर ये जवाब दे दे तो उसके बाद मैं अपनी बात को विस्तार से रखना चाहूंगा। 2 शब्द मणिपुर के बारे में कह देंगे श्रीवास्तव जी? मणिपुर हमारे बता दीजिए, मणिपुर में क्या मणिपुर चल रहा था? सुन लीजिए, आपके नेता विदेश में टहल रहे थे। माननीय गृह मंत्री जी गए थे, बैठक किए थे, सबसे मिले थे, 2 दिन वहाँ प्रवास किए थे और 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में, बता दो। और वो कमेटी अपना काम कर रही है। श्रीवास्तव जी कब गए थे मणिपुर? जी, ये आप भी पूछ रही कब गए थे क्या? बिल्कुल। माननीय गृह मंत्री जी अगर आपको याद होगा, समाचार में जब ये दिखाया गया कि 51 दिनों से मणिपुर जल रहा है, किसी ने कोई बात नहीं की थी। हम लोग फॉरेन पॉलिसीज पे बात करते हैं, वहां पर क्या हो रहा है ये बात करते हैं, मणिपुर की किसी ने बात नहीं की। उसको रिकॉल करिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ गए थे, बिल्कुल गए थे, 2 दिन प्रवास किया था, मना नहीं किया जा रहा, उससे इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन कब गए थे? फिर आप क्या कह रही? हमारा कहने का मतलब है कब गए थे? जब जलना शुरू हुआ था तब गए थे, या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब स्थिति संभालनी पड़ेगी? जो वहाँ आपसी 2 गुटों का विवाद चल रहा है उसके बाद गए थे। 2 गुट का नाम बताओ। उसी के बाद उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। अरे कमेटी कहाँ बन गई? कांग्रेस के प्रवक्ता तो कतई हक नहीं है। कश्मीर जल रहा था तो कांग्रेस की जो फर्स्ट फैमिली सो रही थी, चद्दर तान के सो गई मुझे ये नहीं समझ श्रीवास्तव, मनमोहन सिंह चद्दर तान के सो गए थे। हजारों कश्मीरी पंडितों को एकदम मौत के घाट उतार दिया गया था। मनमोहन सिंह कौन थे? मनमोहन सिंह कौन थे हरीश जी? क्या वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? आप लोग को बुरा लगता है जब कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बोलता है, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं जब किसी पुराने प्रधानमंत्री के बारे में आप कुछ बोलते हैं तो वो देश का प्रधानमंत्री है? क्या हमने बोल दिया? हमने यही तो कहा मनमोहन सिंह जी सो गए थे। तो एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप लोग उस बात को करते तो आप एक्सेप्ट कीजिए। राज शर्मा जी, अब आप ये बताइए कि प्रवक्ता जो पार्टी है, विपक्ष पार्टी है, वो एकजुट होने की तो कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इस बैठक से कुछ होगा? बेंगलुरु में जो बैठक हो रही है, आपका चेहरा कौन है? देखिए, एक और मेरी बात सुनिएगा। आप इस बात को मान लीजिए, और मैं हर चैनल में कहता हूं और आंख से आंख मिला के कहता हूं कि अब जो हमारा गठबंधन अलायंस बन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। अब आप ये कह रहे थे श्रीवास्तव जी कि जन जन भारतीय जनता पार्टी को प्यार करता है। अरे भाई, मैं भी जन जन में हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी को प्यार करता था, मगर उसका जब झूठ पता चला, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बनके इतना झूठ बोलेंगे। तो देश की जनता ने ये भी जान लिया कि आज जनता तो आपके बारे में सोचती है, लेकिन आपका नेता देश की जनता के बारे में
कतई नहीं सोचता लेकिन है। उसी का तो ये फायदा बिल्कुल मिल पता रहा है है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, राज शर्मा जी, जबकि आप लोगों ने इतने सालों राज किया, इतना साल सत्ता में आप लोग रहे, उसके बावजूद भी आज हाल ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बैठे हुए हैं, लोग उनको समझ रहे हैं और उनको उसका फायदा मिल रहा है। अब आप ये बताइए, जो मेरा सवाल था कि आखिर चेहरा कौन है आप लोगों का? क्या ऐसा तो नहीं कि चेहरा भी बेंगलुरु में बता दिया जाएगा आपको। क्या बैठक हुई और उसके बाद सब अलग थलग हो गए? क्योंकि सब चाहते हैं, हर कोई जो पार्टी आपके साथ जुड़ी हुई है, हर कोई काबिल नेता है और हर कोई ये चाहेगा कि हमें प्रधानमंत्री बनाया जाए। पहले तो यही कह दूं, मैं आपका धन्यवाद कह दूं कि आपने काबिल नेता तो कह दिए। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ अपने एक नेता के सिवाय ना तो वो अपनी पार्टी के नेता को किसी मानती है, ना वो विपक्ष को मानती है। और ठीक है, आप उसका जवाब मुतमईन दे रहिए, दीजिए। अभी जब डिक्लेरेशन होगा नाम का, आपको सबसे पहले बताया जाएगा, क्योंकि अभी डिस्क्लोज करने का मैं नहीं समझता कि उचित समय है। सब कुछ बता दिया जाएगा और निश्चिंत हो कब होगा जाइए सर? कि सही समय हमारी कब एक होगा? 2024 नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी पहले ही बस चुनावी अभी बोर्ड में आ चुकी है। चंद दिन देख लीजिए, अभी सब आ जाएगा आपके पास। अभी देखिए, अभी सारी चीजें पता चल जाएंगी, इन्हीं 24, 36, 72 घंटे में सब पता चल जाएगा। ठीक है, आपका और एजेंडा टेंशन की क्या बात है? नहीं अच्छा, है। मैं अगर एजेंडे की बात करूं, सुनील भारतीय कहते जनता ना पार्टी जाएंगे, अपने हम भी एजेंडे की जाएंगे। बात करती है, विपक्ष का क्या एजेंडा है? हेलो, नहीं, मुझे बताइए क्या एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। पहले श्रीवास्तव जी बता दें एजेंडा क्या है। चलिए, मैं तो बता मैं ही उनसे दूंगा भी पूछ एजेंडा। लूंगी सर, पहले आप बताइए कि आप लोगों तो विपक्ष का क्या हमारा एजेंडा सबसे है? पहला एजेंडा है, हमारा सबसे पहला एजेंडा ये है कि देश को बर्बाद होने से बचाना है। जैसे हमने अंग्रेजों से देश को मुक्त कराया था, अब इन काले अंग्रेजों से मुक्त कराना है, जो देश की जो हमारी जनरेशन है उसको जो खा रही है, उसके लिए जो दीमक बन गई है, देश के डॉक्टर के लिए जो दीमक बन गई है, देश के शिक्षक के लिए जो दीमक बन गई है, देश के व्यापारियों के लिए जो दीमक बन गई है, देश के नौनिहाल के लिए जो दीमक बन गई है, इस दीमक को कुचलना है, जिससे हमारा देश आगे जाए। जैसा हम 2014 तक देश को आगे लाए थे, हमने जो संपत्तियां बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बेच बेच के इन्होंने नेस्तामूद करने का जो ख्वाब पाले हुए, वो नेस्तामूद को कतई जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये हमारा एजेंडा। बिल्कुल। अब आपसे यही सवाल मैं करूंगी, हरीश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस का अगर हम बात करें, एजेंडा क्या है 2024 के लिए? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देश के जन जन की समृद्धि और खुशहाली, देश के आन बान शान और परचम को दुनिया में फहराना। आज आप देखिए कि जिस तरह से करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला, करोड़ों लोग आज गरीब परिवार आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। 40% दलाली चल रही है उसमें। करोड़ों लोगों को शौचालय प्राप्त हुए, मुफ्त बिजली कनेक्शन प्राप्त हुए। आज आप देखिए कि जिस तरह से भारत की इकोनॉमी, जो श्रीमान जी कह रहे हैं कि भारत के को लेकर के जो बात कह रहे हैं, पहले सच के आईने में अपने को क्या कह रहा हूँ बताओ ना। कि आज पूरी दुनिया भारत अपनी समस्याओं को लेकर भारत की तरफ देख रही है। अब भारत की नेतृत्व क्षमता और नेतृत्व की शक्ति वो है कि दुनिया के बड़े बड़े देश, हरीश श्रीवास्तव जी, आपने जितना भी बोला, आपने जो कुछ भी बताया, और आप लोगों की उपलब्धियां हैं। श्रीवास्तव जी, आप सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। आपने जो भी बातें बताई हैं वो आप लोगों की उपलब्धियां हैं, लेकिन उसमें कमियां भी हैं। आपने यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास की बात की, आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना, कितने लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास नहीं मिले हैं? क्या आप कहते 100% लोगों को आवास मिल गए तो हम मान लेते हैं? आप ये बताइए, 100% की बात मैंने नहीं कही। तो फिर किसकी? करोड़ों लोगों की बात कही, लेकिन आप अचीवमेंट के साथ साथ उसकी कमी भी तो देखिए ना, लूपहोल्स तो देखिए ना। हमारी बात भी सुनिए। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का देश है, लगभग 45 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास यहाँ लोगों को, जो पात्र लोग हैं, उनको मिली। और ये 2012 का सर्वे था और उसकी पात्रता के आधार पर लोगों को मिले हैं। अभी 1,44,000 प्रधानमंत्री आवास माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत किया है। ठीक है। तो आप इन चीजों को जरा मद्देनजर रख करके अगर आप बात करेंगी
तो आपको लगेगा कि श्रीवास्तव वास्तव जी, में हम बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन हम उस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं जहां पर काम होना अभी बाकी है, बहुत काम होना है। जिन योजनाओं की आप बात करते हैं उनको आप 100% कीजिए ना। जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 100% की बात करते हैं कि हम 100% काम कर रहे हैं, तो फिर 100% में आइए ना सर। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आप 100 की बात मत करिए? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ डीपी यादव जी, सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं लाइव। प्रक्रिया है श्रीवास्तव जी, मैं आऊंगी आपके पास, प्रक्रिया है। मैं आपके पास आज आप आऊंगी। देखिए जिले जिले में श्रीवास्तव मेडिकल जी, मैं कॉलेज आपके बन पास रहे हैं। आऊंगी। सपा प्रवक्ता डीपी यादव जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका शतरंज में। आप ये बताइए कि विपक्ष की बैठक होती है बेंगलुरु में और उसी के ठीक समय पर जो है सेम डे एनडीए की बैठक होती है दिल्ली में। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? जी देखिए, निश्चित रूप से 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। अब कुछ ही महीने शेष है लोकसभा चुनाव में, और जो भारतवर्ष की जनता है वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से लगातार सरकार चली आ रही है उससे अब ऊब चुकी है। जनता छुटकारा चाहती है। जनता कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी चरम पर है उससे छुटकारा चाहती है, महंगाई चरम पर है उससे छुटकारा चाहती है। जनता के साथ जो भी वादा किया था प्रधानमंत्री ने 2014 में, उन वादों पर प्रधानमंत्री खरे नहीं उतर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डर है, एक भय का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि इन चुनाव में जो 2024 के आम चुनाव है उसमें हमारी हार निश्चित है। आप कहीं भी देख लीजिए, अभी कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी की करारी आ रही, उससे पहले भी अन्य प्रदेशों में चुनाव हुए, एक एक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसकता जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भय है। प्रधानमंत्री इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जो हमने जुमले छोड़े थे उत्तर प्रदेश के लिए, चाहे भारतवर्ष के लिए 2014 में, अब उन जुमलों की सच्चाई जनता समझ चुकी है। आप देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 आते आते किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आय दोगुनी कौन कहे? आंकड़े तो ये बताते हैं कि जितनी उनकी आय थी वो भी आय नहीं रह गई है किसानों की। प्रतिवर्ष भारतवर्ष में आज की तारीख में प्रतिदिन 32 से 35 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये भारतवर्ष की सच्चाई है। आप देखिए जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना को जोर शोर से लागू किया गया था भारतवर्ष में, उसकी सच्चाई क्या है? आज 80% गैस की रिफिलिंग नहीं हो रही है। लोग पारंपरिक जो स्रोत थे चूल्हे या लकड़ी के, उस पर खाना बनाने के लिए विवश हो रहे हैं भारतवर्ष में। उससे पहले बल्कि अधिक लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहे थे। यादव जी, आपसे मेरा एक सवाल है छोटा सा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हमने गठबंधन सपा का देखा है, चाहे कांग्रेस के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया हो या बसपा के साथ, बुआ बबुआ हो या फिर बबुआ राहुल गांधी हो, उसके बाद आपने देखा था क्या हाल हुआ। आप लोग कहीं ना कहीं गठबंधन आपके लिए काम नहीं किया, तो फिर थर्ड अलायंस में जाने का आप लोगों ने कैसे सोचा? क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि कोई मौका है अपनी जो है स्ट्रेंथ दिखाने का, इसलिए आप थर्ड अलायंस में आए हैं? बिल्कुल, देखिए जब समय आता है, जब जनता के हित की बात करनी चाहती है, तो व्यक्तिगत स्वार्थ कहीं न कहीं लोगों को छोड़ना पड़ता है। हम चाहते हैं कि देश हित में बात हो और एक ऐसा प्रभावशाली गठबंधन पड़े। आज समय की जरूरत क्या है? समय की जरूरत यह है कि जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कहीं न कहीं उन मुद्दों पर बात हो, जनता को उससे राहत मिले। और आज की तारीख में ये चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की छल छद्म और झूठ वाली राजनीति है, उससे जनता को छुटकारा मिले। आज समय की मांग यही है। आप देखिए जिस प्रकार से लोग फेंकते थे, आदरणीय यही गृह मंत्री हैं, जब इनसे बात हुई थी कि आपने कहा था 15 लाख रुपए वापस ला करके देंगे, किसानों के आय दुगनी हो, तो इन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था, वो तो जुमला था। तो आखिर इन जुमलोबाजों से देश को छुटकारा कब मिलेगा? ठीक है, राज शर्मा जी, आपने सुना यादव जी को, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़ती है तो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भी देखना पड़ता है। तो एक जगह तो आप बोल रहे हैं कि हम जनता के लिए जो चाहते हैं बेहतरी चाहते हैं, एक जगह व्यक्तिगत स्वार्थ की भी बात आ रही है। नहीं, मैंने ये बोला कि व्यक्तिगत स्वार्थ से परे व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत उसका रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट देखिए। ये मेरा व्यक्तिगत लिए मैं कह रहा, मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से उतरे। और व्यक्तिगत अगर आप पूछे व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है, कि मैं चाहता हूं मेरा मोहल्ला सुधरे, मैं चाहता हूं मेरा शहर सुधरे, मैं चाहता हूं मेरा प्रदेश सुधरे। और ये सब प्रदेश सुधरे, ये प्रदेश और मोहल्ला और शहर तब सुधरेगा जब यहाँ की जनता एक आत्मनिर्भर हो जाएगी, उसके पास रोजगार होगा, महंगाई से उसे मुक्ति मिलेगी, तब जाके। तो व्यक्तिगत स्वार्थ तो सबका होना चाहिए देश के प्रति भाई। व्यक्तिगत का मतलब ये नहीं कि मेरा पेट भर जाए और पड़ोसी का खाली हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि इनका मतलब व्यक्तिगत ये था, सपा का नहीं था व्यक्तिगत। हमें देश को बचाना है, लोकतंत्र। मैं नहीं बार बार कहूंगा
आप लोगों को हाँ नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का डिसिप्लिन इतना मजबूत है, अगर कि कोई एक क्षेत्र में बात की जाए, अपनी उपलब्धियां गिनाते, लेकिन डिसिप्लिन तौर पर इतने मजबूत हैं कि आप पार्टी के इतर जाके बोल नहीं सकते। वहीं अगर कांग्रेस हो, सपा हो, आप लोगों के नेता आपकी पार्टी के मुखिया की सुनते नहीं है और अपने अपने मतलब एक तरीके से हर कोई एक स्पोक्स पर्सन है अपने लिए और कभी भी कुछ बोल देता है। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को सीखना चाहिए डिसिप्लिन बीजेपी से, तब जाके आप कहीं ना कहीं देखिए, सफल हो पाएंगे? आपने बहुत अच्छी बात कह दी, जो शायद मैं भी सोचता हूँ कि लोकतंत्र में सबको बोलने की छूट है, अभिव्यक्ति की आजादी है। भारतीय जनता पार्टी में यही बात तो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है, एक ही नेता है। अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, तो उन्हें भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बिना बोले, बिना पूछे कोई बोलने का अधिकार नहीं है। और कई वीडियो में आप देख सकती हैं, राजनाथ सिंह जैसे इतने वरिष्ठ नेता, उन तक को वो वीडियो में दिखे पीछे करते हुए। तो ये अच्छी परिपाटी नहीं है। ये परिपाटी देश को ज्यादा दिन तक नहीं ऊंचा ले जा सकती। दिखावे के लिए, एक ट्रेलर के लिए तो ऊंचा दिख सकते हैं कि इन्होंने अपनी बस चलते अपनी एक पिक्चर बना ली और अपना एक इवेंट खड़ा कर दिया। लेकिन आप ही ने कह दिया, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ हमारी पूरी पार्टियों में लोकतंत्र है, मैं जो चाहे बोल दूं। चाहे का मतलब एक लिमिट पे। लेकिन पार्टी के अगेंस्ट भी आप बोल दीजिएगा क्या पार्टी के अगेंस्ट मुझे अगर बुरा, एक और बात, लोकतंत्र में आजादी का मतलब क्या है? अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लगे और आपको लगे तो मैं अपने विचार रख सकता हूँ। मैं अपने विचार रख सकता हूँ। ये मेरी आजादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये संविधान में लिखा है, नहीं लिखा है? बताइए। आप ही कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब आप ही ने कह दिया, यही कारण है जो हमारा मेन एजेंडा यही है कि जनता को बोलने का अधिकार दें। राज शर्मा जी, मैं डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ सर। आपने व्यक्तिगत तौर पे बोलने की आजादी की बात की, मैं डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ। अगर आप डिसिप्लिन की बात कीजिएगा तो तमाम विपक्षी दलों से बीजेपी का डिसिप्लिन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। चाहे आप कह लीजिए वहां पर जो है वो संविधान नहीं है या बोलने की आजादी नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन पार्टी नजर आती है। टूट इसलिए कम होती है, आप लोगों के पास ज्यादा फ्रीडम है, इसलिए आप लोग जल्दी से टूट जाते हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अगर 100% में 20% भी नेता उनके मूल बीजेपी वाले नहीं, उन्होंने इधर से लिए, उधर से लिए। मैं कई स्टेट गिना दूंगा जहां पे ये लोग कहते हैं हमारी सरकार है। मेघालय में इनके 2 MLA, गोवा में 12 मिनिस्टर हैं। मुझे बता दें, मुझे ये श्रीवास्तव जी बता दें, और 12 मिनिस्टर में कितने विधायक इनके मूल बीजेपी के हैं? बता दें। चलिए, तो इनके पास बता दें। हेलो, अगर आपने शर्मा जी का सवाल सुना होगा सर, जवाब दे दीजिए। एक बार बोल दीजिए। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये हमारी पार्टी है, ये हमारी सरकार है, लेकिन आप लोगों के कितने लोग अपने बीजेपी के हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं? जैसे मेघालय में कितने MLA हैं हमारे, और गोवा में, मेरी बात सुन लीजिए श्रीवास्तव जी, और गोवा में 12 मिनिस्टर हैं शायद। आपके मूल बीजेपी के विधायक कितने मिनिस्टर हैं उसमें, बताइए। सारे मंत्री भाजपा के। राज शर्मा जी, पहली बात ये सुन लीजिए। दूसरी चीज, अभी ये समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी और ये मनमोहन सिंह की पूरी 10 साल की सरकार में ये साथ अब अभी समाजवादी पार्टी का कोई शर्मा जिक्र जी एक बार सुन लेते हैं, उनकी बात भी सुन लेते, फिर उनसे सवाल करेंगे। 60 साल तक लगातार सत्ता में रहे। इस 10 साल में मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने में आसमान फट गया कांग्रेस पे। 10 साल, ये 60 साल में देश की तस्वीर नहीं बदल पाए। और लग रहा है कि जैसे 10 साल मोदी जी में आसमान फट गया कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस सत्ता से बाहर क्या हुई कि इनको लगता है कि लोकतंत्र और संविधान सब चला गया। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया था श्रीवास्तव जी, आपने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया था। आपको उनका स्टेटमेंट याद है पार्लियामेंट में? उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? उन्होंने कहा था, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो पिछले 50 साल की मेहनत पे पानी फेर दूं, मैं आगे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो आप लोग बार बार ये क्यों दोहराते हैं कि 60 साल 70 साल हमारे प्रधानमंत्री थे सर, देश के प्रधानमंत्री थे।
इसलिए कि जो कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है वो भी ये सकारात्मक बात करे ना कि मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य हुआ, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और जिस तरह से पाकिस्तान को आतंकवादियों को जवाब दिया, कांग्रेस के मुंह से कभी निकलता था? ये तो सरकार में रहते हुए आप लोगों का काम है। कांग्रेस तो हमेशा वो शब्द बोलती है कि विदेशों में उपहास उड़े, ये इनको पसंद आता है, ये बात करते हैं, ये किस अलायंस के साथ रहे हैं? तो वही हाल हो रहा है जो अभी आपका था जब आप विपक्ष में थे, तब आपका हाल यही था जो आज कांग्रेस का है। कांग्रेस साथ काम कर पाए। जो कांग्रेस आज रोल प्ले कर रही है वही कभी भारतीय जनता पार्टी ने रोल प्ले किया था। आप लोग भी जब विपक्ष में थे आपने भी महंगाई बहुत उठाई थी मुद्दा, विपक्ष पे आपने हमलावर हुए थे, जीएसटी जैसे मुद्दे आपने उठाए थे, आपने आज देखिए आप लोग भी तो विपक्ष में रहकर वो काम कर रहे थे जो आज कांग्रेस कर रही है। हम काम हम किए, लेकिन आप आज का परिपेक्ष तो देखिए, 2-3 बार के कोविड काल में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था बैठ गई, बड़े बड़े देश सभा हो गए, कोविड काल में आपका एमएलए को बैठने मिला, देश माने जाते थे। ठीक है, आपने उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के नवाबगंज के एमएलए उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। आज उस महंगाई के परिपेक्ष में देखना चाहिए। ठीक है यादव जी, आप लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली है, अब आप थर्ड अलायंस का पार्ट बन रहे हैं जहां पर मीटिंग हो रही है, आपको कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी नजर आई विपक्ष की जिसमें आपको लगा कि हाँ सपा को भी समर्थन करना चाहिए, ये आइडियोलॉजी हम समर्थन करते हैं इसका? देखिए, इस समय सबसे बड़ी आइडियोलॉजी यही है कि देश को किसी प्रकार से हमें बचाना है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश में जो सामाजिक जो कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको तहस नहस कर रही है, जिस प्रकार से सामाजिक समरसता है उसको समाप्त कर रही है, आपसी एकता भाईचारा को कहीं न कहीं खत्म कर रही है। आज प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े उससे कहते हैं कि लोग विदेशों में जा करके कहीं न कहीं देश की बदनामी करते हैं, देश के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे यही प्रधानमंत्री थे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या कहते थे जाकर के विदेश में कि मुझे शर्म आता है कि मैं भारतवर्ष में पैदा हो गया हूँ। अरे आपको भारतवर्ष में पैदा होने में शर्म आ रही थी उस समय आप विदेश में जाकर के देश का क्या डंका बजा रहे थे, देश की इतनी तारीफ कर रहे थे आप, और भी तमाम तरह के इन्होंने वक्तव्य दिए हैं, देश के बारे में उल्टा सीधे बातें की हैं। अगर उसको गिनाने लगा जाए तो शर्म आएगी हम लोगों को, आपको कि इस तरह का भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है देश का। तो भारतीय जनता पार्टी को इसको नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जहां तक आपने अभी बात की थी कि इंटरनल जो है कहीं ना कहीं एक अनुशासन की बात और एक तरह से जो है आपसी जो है उनमें ज्यादा सामंजस्य है, तो हम लोग जो समाजवादी लोग हैं, डॉक्टर लोहिया के लोग हैं, डॉक्टर लोहिया ने जब एक बार कहीं ना कहीं केरल में थानू पिल्ले की सरकार थी, पहली समाजवादी सरकार बनी थी, गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय कांग्रेस की सब जगह सरकारें थी, लेकिन उस समय से डॉक्टर लोहिया ने अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे और उन्होंने कहा था ये सरकार जब तक इस्तीफा नहीं देगी, सन 1956 की बात है ये, आपको मैं बताऊं। और डॉक्टर लोहिया उस समय इलाहाबाद में थे, उन्होंने वहां से संदेश दिया, उस सरकार ने मजदूरों के खिलाफ गोली चला दिया था और 5-6 मजदूर उसमें कहीं ना कहीं दिवंगत हो गए। लेकिन आरोप तो यादव जी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव पे भी लगे थे, आपके जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन पे भी लगे थे। उनका जो रवैया था अपने ही परिवार के प्रति, जो पब्लिक में वो जिस तरीके से रुख अपनाते थे या जिस तरह से बिहेव करते थे, उन पर भी तो ये आरोप लगे हैं ना? नहीं, देखिए, ये तो आम बात है भाई, जब आदमी का कहीं ना मन मुटाव होता है, जब आपसी मतभेद होता है तो उसको लोग जानते हैं। हमारे यहाँ देखिए अलोकतांत्रिक तरीके से या उसको डरा धमका करके कहीं जबरदस्ती किसी के ऊपर कुछ थोपा नहीं जाता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप होती है कि केवल प्रधानमंत्री को लोग चुनेंगे, केवल एक व्यक्ति ही चलेगा वहाँ पर, उसके अलावा कुछ नहीं। आप लोगों को डिक्टेटर बोल दिया, आप लोग को कह रहे हैं कि आप डिक्टेटर हैं। जो डिक्टेटर थे उनके कौन सा मंत्री अपने मंत्रालय के बात कहता है? वो पीएमओ हाउस में कॉर्पोरेट घराने की तरह खुला हुआ है। जो डिक्टेटर थे उनके साथ तो बंगलौर में बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस से बड़ा कौन डिक्टेटर हो सकता था? कितनी राज्य सरकारों वर्तमान परिस्थितियों में। अरे मुझे ये बता दीजिए, चलिए श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक जवाब चाहता हूँ आपसे आज। तो कांग्रेस से बड़ा डिक्टेटर कौन हो सकता है? अरे अगर मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो श्रीवास्तव जी हाँ कह दो। एक सवाल पूछूंगा सिर्फ। इंदिरा गांधी के सामने उनके किसी कैबिनेट मिनिस्टर की या नेहरू जी के सामने किसी उनके कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत? अरे शर्म करो, शर्म करो। तो मोदी जी को यशस्वी कहते हो, इस चैनल में एक बार कहिए यशस्वी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी
कहो कांग्रेस को यशस्वी, शर्म करना चाहिए। कांग्रेस तब को मानूंगा कि आप जेन्युइन व्यक्ति हो। कांग्रेस को कहो शर्म करना यशस्वी, चाहिए। वो पूर्व कांग्रेस प्रधानमंत्री को शर्म करना स्वर्गीय चाहिए राजीव कि वो गांधी लूट डिजिटल इंडिया देने वाले ये थे। भ्रष्टाचार और कहो लूट का अड्डा यशस्वी, बना दिया तब आपको मानूंगा सरकार को श्रीवास्तव अपनी। जी। अरे आप लोग इतने मानसिक पीड़ित हो चुके हो। अभी क्या कह दूं, आपने कभी किसी पूर्व प्रधानमंत्री को इज्जत देना नहीं सीखा, आपने किसी सांसद को इज्जत देना नहीं सीखा, आपने किसी पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी, पूर्व प्रधानमंत्री की बहू को इज्जत देना नहीं सीखा। अरे क्या परिपाटी डाल रहे हो श्रीवास्तव जी। ये देश आपको माफ नहीं करेगा। ये देश की जनता जान गई कि फिर आरोप आपने प्रत्यारोप, ठीक है, धर्म के नाम पे आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि अलायंस बन रहा है, एनडीए पहले ही था, अब थर्ड फ्रंट बन रहा है जिसमें तमाम जो पार्टियां हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर इससे जनता को क्या फायदा होगा। आप लोग अपने आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह रखिए, लेकिन जनता की अगर हम बात करें 24 में क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच आप? देखिए, जनता को आपने मेरे से पूछा जी, आप लोग एक एक करके बता दीजिए प्लीज, आपसे ही शुरू करूंगा। हाँ, मैं कहता हूं कि आज आप हालत देख रहे हैं। अभी मैंने परसों 190 रुपए किलो का टमाटर खरीदा और 30 रुपए का उसने मुझे 5 मिर्चें दे दी और एक धनिया छोटी सी दे दी। पहले मैडम एक कहावत हुआ करती थी कि बेटा चोरी मत करना, चाहे चटनी से रोटी खा लेना। और भारतीय जनता पार्टी ने चटनी को भी महंगा कर दिया है। आज अगर आप इतना आम लेंगे, आम कच्चा आम 90 रुपए किलो बेच रहा था, आप चटनी से खाने के लिए भी 80 रुपए चाहिए। हम ये लेके जाएंगे कि महंगाई की मार, हम रोजगार जो सरकारी डिपार्टमेंट इन्होंने बेच दिए। मैं आपको एक एक जगह कह सकता हूं कि कहां किस किस डिपार्टमेंट में कितने सरकारी पोस्टें खाली हैं, ये नहीं भर रहे हैं। ये हम लोग देश के लोग क्या है ना मैडम, हम लोग भावुक लोग हैं। हम लोग क्या हैं, ये लोग जानते हैं हमारी वीकनेस कि हम धार्मिक रूप से बहुत परिपक्व हैं, कि हम लोग चाहते हैं। इन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया, हमें लगता अच्छा जय श्री राम से ही रोटी मिलेगी। लेकिन ये आस्था का विषय मेरे घर पे है। मैं भी पूजा पाठ करता हूं, मेरा सोमवार का व्रत था। कल मैंने प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से पूछा, आप सनातन धर्म के हो तो आप बताओ आपने व्रत रखा? मगर ये मेरा निजी मामला है। मेरा देश, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा प्रदेश तब खुश होगा जब आप रास्ते से निकलते हुए उद्योग धंधे के धुएं दिखेंगे, क्लेशर चलते हुए दिखेंगे, गुड़ बनता हुआ देखेंगे, तब मेरा देश तरक्की करेगा। मेरा देश बातों से तरक्की नहीं करेगा, 80,000 रुपए के मफलर पहनने से तरक्की नहीं करेगा, 3 लाख के चश्मे से तरक्की नहीं करेगा। हमें वो भी गुरेज नहीं है। आप 3 लाख रुपए का चश्मा पहनिए, लेकिन जो वादा किया था आपने 2014 में, आप मुझे बताएं क्या वो पूरा हुआ? आप ही ने अभी बताया जीएसटी का विरोध किया था। आपको याद होगा, गैस सिलेंडर में 20 रुपए 18 रुपए बढ़ जाते थे, अर्धनग्न होके घूमते थे। 1986 में जब मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 1986 में जब एक पहले एटीएम का उद्घाटन किया था, तो आपके नेता श्रीवास्तव जी बैलगाड़ी में चले थे, और जो आज के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो बैलों की रस्सी पकड़े हुए थे। जब जीएसटी का मामला आया आपने विरोध किया, जब आधार का मामला आया आपने विरोध किया, आपने उसी का अब क्या कहते हैं? आप देखिए श्रीवास्तव जी, आप और मैं कुछ कह दें शायद चल जाए, हालांकि हमें भी कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री साहब ये कहने ये तो जुमलेबाजी है, मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है। अरे आपने देश की जनता से उसके इमोशन से खेल दिया भाई। क्या जनता समझ नहीं रही? इसलिए हम ये एजेंडा है हमारा। ठीक है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दे, उत्तर प्रदेश में अगर आ जाएं, उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल खोले और कितने मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी पूरे हैं, और स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए क्या फर्नीचर है? मुझे बताएं, मुझे बताएंगे फिर मैं बताऊंगा इन्हें। बताइए श्रीवास्तव जी। पहले तो आप उत्तर प्रदेश में घूम जाइए, आप देख लीजिए, आज 8 जिले छोड़ करके सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं और मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। मेडिकल कॉलेज तो है ही है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज 5-5 बड़े एक्सप्रेस वे हैं। आज एयरपोर्ट्स की स्थिति देखिए कि अरे भाई थोड़ा तो काम करोगे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जो या दिन भर खाते पैको खा के सो जाओगे। परियोजनाएं जो बन रही हैं, तो आपको केवल आप आय की बात कर रहे थे 2014 में जब मनमोहन सिंह जी सरकार छोड़ के गए हैं, तब से अब प्रतिपक्ष आय दोगुनी हो गई है। आप क्या बात करेंगे? लाखों रुपए का उधार ले लिया, आय दुगनी हो गई है। ठीक है श्रीवास्तव, क्यों लिया? आप मैंने उधार कांग्रेस गवर्नमेंट ने उधार नहीं लिए थे। अच्छा श्रीवास्तव जी, अरे जितना तो हमने नारा दिया श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी ने, हमें याद है। अरे उतना तो आपने 9 साल में ले लिया, दुगना किए थे। ठीक है, 14 लाख करोड़ रुपए आपने उद्योगपतियों को माफ किए थे मनमोहन सिंह जी ने। आप क्या बात करोगे? श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब सत्ता संभाली थी, तब आप लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। अब जब ये विपक्ष साथ में आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कंपटीशन है, या आप लोग चुनौती के तौर पर इसे देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। हम किसी राजनीतिक दल को सामने रख करके कोई रीति नहीं बना। हम जनता जनार्दन तो लूटने की नीति बनाते हो बस के लिए काम करते हैं। जनता जनार्दन के विश्वास भरोसे जीतने का प्रयास करते हैं। जन सरोकारों पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं और जनता का विश्वास हासिल करो, इसके लिए जन जन से बात करते हैं। जनता जनार्दन पुनः 2024 जनता पार्टी को बड़ी ताकत देने का काम करेगी। गठबंधन अपनी जगह है, वो अपना काम करे, लेकिन हम भारतीय देश की सामान्य जनता से। अच्छा श्रीवास्तव जी, मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि ये जो आप लोग बहुत कॉन्फिडेंटली आप लोग कहते हैं 2024 में फिर कमल खिलेगा, ये कॉन्फिडेंस किस बात का है? ये कॉन्फिडेंस पिछले 9 सालों में किए हुए कार्यकाल का है, या फिर आप लोगों को मजबूत नजर नहीं आता विपक्ष, तो आपको लगता है कि इनके पास चेहरा नहीं है तो हम ही आएंगे और किसी को आना नहीं है? चेहरे की बात नहीं होती। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और राज्य सरकारों ने पर्दाफाश किया है, जो जनता जनार्दन को महसूस होता है, तो उसके नाते जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करती है, उसका समर्थन। हम उस विश्वास भरोसे को लेकर के कॉन्फिडेंट है। अगर आप जनता के बीच जाइए, उनसे संवाद करिए, तब आपको भी इसकी भनक लग जाएगी कि हाँ 2024 में पुनः मोदी जी ही इस देश के प्रधानमंत्री होने वाले। हमें तो दोनों एंगल देखने पड़ते हैं ना सर, हम सिर्फ एक एंगल नहीं देख सकते, हमें तो दोनों एंगल देखने पड़ेंगे, जहाँ पर जनता त्रस्त है, जहाँ पर जनता खुश है। जनता जनार्दन से जब आप बात करिए, तो उसकी सरकार के प्रति खुशी और नाराजगी अगर कहीं है तो भी जाहिर होती है, और अगर वो प्रसन्न है तो भी जाहिर होता है। ठीक है यादव जी, आपको क्या लगता है एनडीए की जो बैठक हुई है आज, आप लोग भी बैठक बेंगलुरु में कर रहे हैं, 38 दल जो हैं एनडीए की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, क्या असर आपको नजर आता है इसका आप लोगों की बैठक में या रणनीति में? देखिए 38 दल इकट्ठे कर ले एनडीए या इस देश के सारे दलों को इकट्ठा कर ले, अब इस देश की जनता जो है एनडीए की सच्चाई को समझ चुकी है, और ये देश हित में उतना ही अच्छा होगा जितना जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छुटकारा मिल जाए। युवाओं के हित में होगा, महिलाओं के हित में होगा, किसानों के हित में होगा, नौजवानों के हित में होगा। और कहीं ना कहीं आप देखिए जिस प्रकार से बेरोजगारी चरम पर है, आपको मैं बताऊं कि जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक इतनी महंगाई नहीं थी, इतने चरम पर बेरोजगारी नहीं थी जिस प्रकार से आज इस देश में बेरोजगारी है। युवा कहीं न कहीं रोजगार के लिए तरस रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था 2014 में कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, 9 दूनी 18 करोड़ हो गए। कितनी नौकरियां दिया प्रधानमंत्री जी ने? आज कभी वो बताएंगे? केवल अपने मन की बात जब इच्छा हुई तो रविवार को आकर के देशवासियों के ऊपर थोपने का काम करते हैं, और न तो नौजवानों के मन की बात सुनते हैं, न किसानों के मन की बात सुनते हैं, न महिलाओं के मन की बात सुनते हैं, न और किसी के मन की बात सुनते हैं। एक तरफा केवल संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी महंगाई के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया? महंगाई इतनी चरम पर है कि आज 2 जून की रोटी लोगों को मिलना मुश्किल है। उस तो फिर किस पॉपुलैरिटी की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आपने खुद सुना अभी श्रीवास्तव जी को, वो कहते हैं कि जनता के बीच में जाइए, पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या लोग सोचते हैं। निश्चित रूप से इस देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आंख मूंद करके विश्वास किया था, और प्रधानमंत्री जी अगर कहते कि मैं आपको कुएं में ढकेल रहा हूं और आप लोगों को यहाँ पर
स्वर्ग का नजारा मिलेगा, स्वर्ग आप लोगों को मिलेगा। तो देशवासी 1 मिनट के लिए विश्वास किए थे, लेकिन इस विश्वास का इतना बड़ा फ्रॉड करेंगे प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा विश्वासघात करेंगे, ये देशवासी समझ लिए हैं। देशवासी आज जान चुके हैं सच्चाई क्या है, हम लोगों को कौन से सपने दिखाए गए थे, हम लोगों को किस प्रकार से बरगलाया गया, किस प्रकार से 15 लाख का हम लोगों को कहीं न कहीं वादा किया गया, किस प्रकार से नौकरियों का वादा किया गया, किस प्रकार महिलाओं को कहीं न कहीं वादा किया गया। जो सारे वादे छलावा साबित हुए, सबका विकास और सबका विनाश हो गया है। जो एक भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि सबका विश्वास सबका साथ, तो वो कहीं न कहीं सबका साथ और सबका विनाश कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इस प्रकार से देश को तहस नहस करेगी भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा यादव जी, समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों का हिस्सा भी बनी हुई है। अखिलेश यादव की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वो उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, उन्होंने अपने समय में बहुत काम किया है। उनकी भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि अगर प्रधानमंत्री की बात होती है तो उन्हें भी ये मौका जरूर मिले एक चेहरा बनने के लिए कि वो भी प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो। अगर ऐसा नहीं होता है क्या तब भी समाजवादी पार्टी जो है इस थर्ड फ्रंट का हिस्सा बनी रहेगी? देखिए, ये बात सत्य है कि सबके अंदर प्रधानमंत्री बनने का कहीं ना कहीं एक अंदर से इच्छा होती है। अखिलेश यादव जी के अंदर वो काबिलियत है, वो गुण है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं। उनके पास विजन है, उनके पास कहीं ना कहीं एक सोच है सकारात्मक। लेकिन इस समय प्रधानमंत्री पद को छोड़ करके देश बचाने की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री पद की कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री पद के लिए किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तो लोकसभा चुनाव में आप कीजिएगा क्या? लोकसभा चुनाव आप कैसे लड़िएगा अगर आप वो मुद्दा नहीं है? प्रधानमंत्री का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष का कोई तो चेहरा होगा जिसे आप उतारेंगे, जिसे आप ये कहेंगे हाँ ये हमारा चेहरा है, जिसे जनता देखेगी अपने नेता के तौर पर। आप किसको? आप पूरे विपक्ष को तो जनता नहीं देख सकती ना एक चेहरे के तौर पर। देश में इस देश में तमाम ऐसे अवसर आए हैं कि जब इस देश ने प्रधानमंत्री के नाम पर वोट नहीं दिया है। भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश है। भारतवर्ष कहीं न कहीं जो वर्तमान परिस्थिति है उससे छुटकारा चाहता है। जिस प्रकार से लोकतांत्रिक काम हो रहे हैं इस देश में, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस प्रकार से तहस नहस किया जा रहा है, सबसे जरूरी और जो आधारभूत मुद्दा इस समय है वो ये है कि देश को कैसे बचाया जाए। देश में जो विभाजनकारी शक्तियां हैं इस समय उनको कैसे देश से हटाया जाए, किस प्रकार से उनके जो मंसूबे हैं उनको ध्वस्त किया जाए। इस समय न तो प्रधानमंत्री का कोई चेहरा है, न तो कोई इसमें किसी प्रकार की कोई लीडरशिप है। इस समय सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, कि इस देश में कैसे एक कानून का राज स्थापित हो, लोकतंत्र स्थापित हो, संवैधानिक जो राज है वो स्थापित हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसकी रक्षा कैसे हो, सिर्फ यही मुद्दा है इस समय देश में। इस समय बाकी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के जैसे डिक्टेटरशिप का नहीं है कि किसी एक के चेहरे पर यशस्वी बोल के उसको बहुत बड़ा मायावी बोल करके उसको कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम कर रही है वो अब देश नहीं चलने वाला है। यादव जी को आपने सुना, मैं सिर्फ एक बात आपसे यही दोबारा पूछना चाहूंगी। उन्होंने कहा चेहरा मायने नहीं रखता, कई बार जनता चेहरा देखकर वोट नहीं करती है, लेकिन अभी हमने मोदी जी के हाल में देखा है कि जो हाल फिलहाल में उनकी जीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको आप कहते हैं, कांग्रेस ये बात कहती है अब कि आपका वन मैन शो चल रहा है, आप सिर्फ एक ही चेहरे पर चुनाव जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के केस में, फिर आपके केस में भी होना चाहिए? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अंदर से जो बात चली है, पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी भी मान चुकी, उनके आरएसएस भी मान चुकी कि प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी नहीं होंगे और वो अंदर से घबराए हुए इसलिए मीटिंग कर रहे हैं। अंदर उनकी क्या बात हो रही ये तो आपने परसेप्शन बना लिया कि वही चेहरा होंगे। नहीं, ऐसा आपको दूसरी क्यों बात मैं लगता कहना है? चाह ऐसा रहा हूँ आपको क्यों लगता है? अब लगता क्यों है, सारी बातें नहीं कही जाती, कुछ पर्दा भी बना रहे, यही जिंदगी की खुशहाली है। तो थोड़ी पर्दे की बातें पर्दे में रह ले, वही खुशहाली होती मैडम। और मैं जो अपनी बात रख रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश में जो चुनाव होता है वो प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं। मैं आज भी आपके चैनल में कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं दिया था, उन्हें एक एमपी के लिए दिया था। उनके गुट में ज्यादा हो गए, उन्हें जीत के बना दिया। हमारे विपक्ष का गुट में ज्यादा होंगे, हम भी तय कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर। भाई ये तो निश्चिंत हो जाइए, बेहतरीन इंसान होगा, देश को आगे बढ़ाने वाला होगा और कम से कम झूठ बोलने वाला तो नहीं।
जो झूठ पिछली नहीं बार बोलेगा, में शर्मा जी, जुमलेबाजी लेकिन नहीं करेगा। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें बोली, आपने कहा कुछ चीजें ऐसी है जो पर्दे में ही रखना ठीक है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा आपने जिस तरह से राहुल गांधी को एक बड़ा लीडर पोर्ट्रे करने की कोशिश की है और उन्होंने अपना एक नैरेटिव सेट किया है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा से हो या फिर तमाम ऐसी आप लोग समय समय पर कार्यक्रम करते हैं। तो कांग्रेस तो ये मान के बैठी है ना कि आपके तरफ से तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी चेहरा है, आप उन्हें ही पोर्ट्रे करेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं, हम ही नहीं कहते कि राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, देश की जनता कहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रीवास्तव जी को एक खुली चेतावनी देता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी यशस्वी हैं, जिसको मैं भी कहता हूं मेरा हर प्रधानमंत्री यशस्वी है, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी से 40 मिनट देश के सारे मीडिया को बुला के एक बार बात कर लें कि उन्होंने 9 साल में किया। अगर आ जाएंगे मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। लीजिए, बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी से अगर वो चलते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जर्रा जर्रा घबरा उठता है। आए, मैं चैलेंज करता हूं, देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये चैलेंज कर दें, वो कहें कि राहुल जी आ जाए, मोदी जी के सामने 40 मिनट बात कर लें। कहें श्रीवास्तव जी, आज इसी पे बात होगी। अरे राहुल गांधी आगे श्रीवास्तव जी करने पर प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। राहुल गांधी जी आकर के पहले मुझसे ही बात कर लें, हमारे प्रदेश आपसे ना एक मेरी बात सुनो, छाछ बोले तो बोले, छन्नी क्या बोले। अरे बात सुनिए, छाछ बोले तो बोले, छन्नी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। राज शर्मा जी, अरे मैं चैलेंज करता हूँ आपको श्रीवास्तव जी, आप पे भी लागू होता है। अरे बात यहाँ कहाँ हो गई, आप बड़े, तो आप मोदी जी से भी बड़े नेता हो गए। आप छल्ली नहीं हो, कहो कि श्रीवास्तव बड़ा नेता है, मोदी जी से बड़ा नेता है, आप छल्ली नहीं हो, आपको बहुत बुरा लग गया। बात यहाँ ये हो रही है, उसका जवाब दो। अरे इतनी हिम्मत है तो प्रधानमंत्री राहुल जी से सारे मीडिया को बुला के बात करें, 40 मिनट, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा श्रीवास्तव जी। आपकी, फिर मैं कह दूंगा आपकी, अरे छोड़िए, आप अपने पार्षद, ठीक है, उसमें नहीं जाते सर। मैं शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में आप लोगों से यशस्वी बोलते रहते हो, झूठ के पुलिंदा। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों से फाइनल कमेंट, ठीक है शर्मा जी, मैं आपसे बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी, आपसे शुरू करूंगी। किस तरीके से आप इन बैठकों को देख रहे हैं, चाहे वो विपक्ष की बैठक हो, एनडीए की बैठक हो, 2024 में क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की हटाने के ताबुक में ये आखिरी किल साबित होगी और निश्चित मान लीजिए 2024 में विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, यादव जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए, जिस प्रकार से कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने दिन रात एक करके 24 सभाएं किया था, फिर भी वहां की जनता उनके झांसे में नहीं आई, करारी हार हुई, तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी मायूस हैं और निराश हैं। वो देख रहे हैं कि 2024 में मेरी करारी हार होने वाली है, इसीलिए वो तमाम दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष की जनता अब समझ चुकी है, 2014 के फेज से बाहर आ चुकी है और वो अपना कल्याण चाहती है, अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहती है और भारतवर्ष का भविष्य देखना चाहती है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। ठीक है, श्रीवास्तव जी फाइनल कमेंट शॉर्ट में सर। देखिए, भ्रष्टाचारी कुनबे की हार होगी। ये जो विपक्षी गठबंधन है, ये बुरी तरह से जो ख्वाब देख रहा है, उस ख्वाब को इनके ख्वाब को पूरी तरह से ध्वस्त कर जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत मैंडेट देगी। जी, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की, जो आज एनडीए की बैठक दिल्ली में हुई है या हो रही है, वो कितनी इफेक्टिव है और क्या ये सही समय है, क्या इसे जोड़ के देखा जा सकता है कि बेंगलुरु में भी आज जो थर्ड फ्रंट है, जो विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, उससे फर्क पड़ते हुए यहाँ पर ये बैठक बुलाई गई है, या फिर जैसा कि भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि एक रूटीन बैठक है जो हमेशा होती है, मॉनसून सेशन है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन बैठकों से निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है और 2024 में किसको कितना इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल शतरंज में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।